दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 2 फरवरी 2023 का जो पेपर हुआ था साइंस का, उसके पेपर 2 के क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। ऐसे कथन को, ऐसे स्टेटमेंट को देखना है जो सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट को चुनना है। ठीक है, तो पहला जो है स्टेटमेंट वह है, आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ वय हो जाता है। मतलब चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट फ्लोज थ्रू ए सर्किट। सर्किट में अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो खर्च हो जाएगा? नहीं भैया, कैसे खर्च हो जाएगा? जब तक हम कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, बल्ब नहीं लगाएंगे ना, मोटर नहीं लगाएंगे, जब तक उसको किसी चीज़ से, किसी डिवाइस से नहीं जोड़ेंगे तब तक चार्ज खत्म नहीं होगा। एक तार जोड़ दीजिए सीधा, तो क्या चार्ज खत्म हो जाएगा? नहीं। चार्ज कब यूज होगा? जब हम उसको किसी चीज़ से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और वो चार्ज किस में बदल जाएगा? वो इलेक्ट्रिसिटी होगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी किस में बदल जाएगा? किसी एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अगला है, आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। मतलब चार्ज फ्लोज थ्रू सर्किट एट वेरी हाई स्पीड। सर्किट से, परिपथ से जो चार्ज फ्लो करता है वो बहुत हाई स्पीड के साथ करता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बच्चा, बहुत सारे लोग फंसेंगे, तो यहाँ पे अगर डाउट है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला कहता है, ए लाइट बल्ब ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में बदल देता है, सही बात है। लाइट क्या करता है, जो एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, उसको लाइट में बदलता है, फिर उसको हीट में बदलता है। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगा? सही। फिर अगला है, तारों में आवेश वाहक साधारणतः तारों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब द चार्ज कैरीज इन वायर्स। वायर्स में जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही बात है। पोसेड बाय एटम्स, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं, सही बात है। डेट मेक ऑफ द वायर्स, जो वायर को बनाता है, वायर को जो एटम बनाता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी से चार्ज कैरी होता है, तो ये तो सही बात है। जो भी मेटल होता है उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसकी उल्टा डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी और डी जो है आपका वो क्या है? सही है। इसका मतलब बी भी आपका गलत होगा। अब बी कैसे गलत होगा? देखिए, बी में कह रहा है चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट, सर्किट से फ्लो करता है हाई स्पीड, सही बात है, हाई स्पीड के साथ फ्लो करता है चार्ज, तब भी तो स्विच ऑन कीजिएगा तुरंत लाइट जल जाता है। लेकिन यहाँ पे सर्किट जो है, याद रखिए सर्किट लिखा है, सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज सर्किट, याद रखिएगा। करंट जब भी फ्लो करेगा सर्किट से फ्लो नहीं करेगा, क्लोज्ड सर्किट से। सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बैटरी से या किसी चीज से जुड़े हैं, ये पूरा क्लोज होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए, तब पे जाके सर्किट कंप्लीट होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए बहुत मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे देखिए क्लोज्ड नहीं लिखा है, क्लोज्ड होना चाहिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो सी और डी सही था, तो ऐसे भी सी और डी सही हो जाएगा, तो कौन गलत हो जाएगा? ए और बी। तो ए और बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसको बनाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। मतलब थोड़ा टफ आपको लगता होगा क्योंकि एनसीईआरटी का बेस आपके पास नहीं है। एनसीईआरटी का अगर बेस रहता तो ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगता। ठीक है, देखिए कितना बारीकी से यहाँ पे क्लोज हटा के और स्टेटमेंट को गलत कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो दर्पण है ए और बी, 200 पर एक दूसरे पर क्या है? समकोण है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए एक मिरर हो गया ए और एक मिरर हो गया बी, दोनों एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। अब यहां से एक रे आ रहा है, ठीक है, ए मिरर से टकरा रहा है और यहां पे वापस हो जा रहा है, फिर बी मिरर से टकरा रहा है, फिर वापस हो गया। ठीक है, तो जब रे टकरा रहा है मिरर ए से तो इंसिडेंट रे बना रहा है 30, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30, और ये हो गया इसका नॉर्मल। ठीक है, फिर जब बी से टकराएगा तो बी के साथ कितना एंगल, ये पूरा एंगल कितना बनाएगा भाई? तो ये पूरा एंगल बनाएगा, ये पूरा कितना है? 30 30 60 है। तो आप जानते हैं ये पैरेलल कोई लाइन है तो ये और ये दोनों लाइन का कितना होता है? 180, तो ये हो जाएगा आपका 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। अब 120 में इसमें नॉर्मल दे दीजिए, तो 120 में 60 होगा इधर और 60 होगा इधर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना बनना है? तो रिफ्लेक्टेड रे पहले वाला मिरर में कितना बना रहा है? 30, और दूसरे वाला में रिफ्लेक्टेड रे एंगल कितना बना रहा है नॉर्मल के साथ? ठीक है, वो बना रहा है 60। तो कौन हो जाएगा? पहला में 30 डिग्री है रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा में रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस आपको चाहिए तब जाके ये बनेगा। ठीक है, तो पहला 30 डिग्री और दूसरा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे? ठीक है, अब देखिए गर्मी में जो बर्फ है 30 डिग्री पर है, बक्सा में है, और ठंडा में बर्फ जो है बक्सा में रखा गया है कितना डिग्री पर? 3 डिग्री पर। अब देखिए हिंदी वाला में बक्सा नहीं दिया है, लेकिन इंग्लिश वाला में देखिए लिखा है बॉक्स ऑफ आइस। आइस का एक बॉक्स है। ठीक है,
उसको गर्मी में रखा गया है कितना टेम्परेचर 30 डिग्री, और सर्दी में रखा गया है उसको कितना डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग इसमें गलती करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक है थोड़ा अलग लॉजिक लगाना है। जैसे आपको याद होगा लकड़ी के केस में एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, एक लकड़ी था, एक प्लास्टिक था और एक धातु था, और तीनों को गर्म किए थे सेम ताप पे और उसको बर्फ में रखे थे, तो कौन जल्दी पिघलाया था? तो वहाँ पे सब लोग बोला था धातु, लेकिन आंसर क्या दिया था? लकड़ी दिया था। सेम टू सेम वैसा है, जहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ऑड आंसर मिले तो ऑड आंसर की तरफ आप बढ़ जाइए, ज़्यादा चांस रहेगा वही सही रहेगा। उसका लॉजिक भी हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है जो सर्दी में हम लोग क्या करेंगे, अल्मुनियम से उसको तोपेंगे, अल्मुनियम से ढक देंगे बर्फ़ का जो डब्बा है, और गर्मी में हम लोग प्लास्टिक से तोप देंगे, ढक देंगे उसको। दूसरा बोला है दोनों केस में हम कंबल से तोपेंगे। अगला बोला है दोनों केस में हम लोग अल्मुनियम से तोपेंगे। अगला बोला है दोनों केस में हम लोग, पहला केस में प्लास्टिक से तोपेंगे और सेकेंड वाला में कंबल से तोपेंगे, ताकि बर्फ न पिघले। तो बर्फ को पिघलना है, थोड़ा सिंपल दिमाग लगाइए, बर्फ को क्या करना है? पिघलना है। तो ये बर्फ कब पिघलेगा? जब इसको टेम्परेचर देंगे तब। क्या देंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको मिलेगा तो ये बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और पानी में बदलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तब हीट करेंगे तब वो बर्फ जो होगा पिघलेगा। अब हीट को रोकना है, हीट को क्या करना है? रोकना है। तो देखिए अल्मुनियम से अगर उसको तोपिएगा तो अल्मुनियम क्या होता है? सुचालक होता है, इसे तो हीट पास हो जाएगा तो पिघल जाएगा, तो अल्मुनियम तो रहेगा नहीं। दोनों केस का वही है, दोनों केस में आपको हीट से बचाना है ताकि वो बर्फ नहीं पिघले। खूब ध्यान से सुनिएगा। तो अल्मुनियम तो फेल हो गया, तो पहला केस गलत। अगला देख लेते अल्मुनियम, तो अल्मुनियम तो गलत हो गया दोनों केस में। अब देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक को अगर आप टच कीजिएगा ना तो प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, विद्युत का होता है कुचालक, ठीक है। लेकिन अगर प्लास्टिक को आप टच कीजिएगा, ठीक है, तो देखिएगा उसमें भी हल्का फुल्का उसमें, ठीक है, हीट थोड़ा सा पार हो जाता है, बात समझे। लेकिन कंबल से अगर आप इसको ढकते हैं तो कंबल के बीच में आपको मालूम होगा कंबल जो होता है वो हवा को आने नहीं देता है। कंबल जो होगा हवा को आने नहीं देगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा, अंदर का जो टेम्परेचर है। तो कंबल अगर हम यूज करेंगे तो बर्फ को पिघलने से क्या करेगा? बचाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो दोनों केस में आपका क्या होगा? कंबल होगा, ठीक है। ये देख के क्वेश्चन हमको भी थोड़ा अजूबा लगा, तो बहुत सोचने के बाद यही निष्कर्ष निकला है कि कंबल दोनों केस में क्या करेगा? हीट नहीं पहुँचाएगा, बात समझ रहे हैं। और इस वजह से क्या होगा? बर्फ जो है जल्दी नहीं पिघले। बट अल्मुनियम के केस में पिघल जाएगा और प्लास्टिक के केस में भी पिघल जाएगा। तब उसको पिघलने से बचाना है, गर्मी में हो या सर्दी में हो, यहाँ पे क्या सूटेबल रहेगा? दोनों केस में कंबल सूटेबल रहेगा, ठीक है। इसका और बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तो आपको कभी हम बता देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे हम लोग लकड़ी वाला क्वेश्चन किए तो वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, और ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें अलग तरीके से सोचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक दूरी समय आलेख, एक ग्राफ है दूरी समय का, मतलब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया है। और डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है भाई? वो देता है, ठीक है, स्पीड। क्या देता है? स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब कह रहा है दो कार है ए और बी, गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित है, सीधी रेखा है उसके रूप में दिया गया। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है, ठीक है। ए का रेखा क्या है? अधिक है, और बी का रेखा क्या है? नीचे है। ए ऊपर है और बी क्या है? नीचे। तो बोला है तब आपको बताना है इससे क्या निष्कर्ष निकालिएगा। तो देखिए डी ग्राफ मतलब स्पीड देगा, ठीक है। क्या देगा? स्पीड। तो डी ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? स्पीड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा डी ग्राफ में जिसका ग्राफ ऊपर बनेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा, और जो नीचे बनेगा उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा होगा और इसका क्या हो जाएगा? कम। तो ए का जो है गति बी से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक टेबल दिया गया है, ठीक है, उसमें आपको डेंसिटी दिया है, इधर सब्सटेंस है इधर डेंसिटी है। मरकरी दिया है, मक्के का तेल है, ऑयल है, ठीक है, और एक तांबा है मतलब कॉपर है, सबका डेंसिटी दिया है। अब देखिए जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा कम वाले डेंसिटी में, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या होगा? तैरेगा। तो याद रखिएगा जिसको तैरना है उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए? कम, और जिस पर वो तैर रहा है उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए? ज़्यादा, ठीक है। तो पानी से जिसका ज़्यादा डेंसिटी होगा डूब जाएगा, पानी से जिसका कम डेंसिटी होगा तैरेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे के सिक्का को रखेंगे। तो तांबा का जो डेंसिटी है कितना है? 8960। इसको रखते हैं, किस में रखते हैं? एक बार रखा जा रहा है मक्के के तेल में, तो मक्का का तेल का डेंसिटी कितना है? 900। और एक बार, ठीक है, तांबा को रखा जा रहा है, किस में रखा जा रहा है? गिलास में, मतलब तेल से भरे गिलास में और एक तांबा में, ठीक है, और एक रखा जा रहा है पारे में।
अब पारा में रखेंगे तो पारा का डेंसिटी कितना है 13,550। तो तांबे का जो सिक्का है उसका डेंसिटी इतना दिया है, उसको एक बार रखा जा रहा है मक्के के तेल में और एक बार रखा जा रहा है किसमें, पारा में। तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, डूब जाएगा। और यहाँ पे डेंसिटी इसके तुलना में क्या है, ऊपर वाला का कम है तो यहाँ पे क्या होगा, तैरेगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये वाला केस में अगर हम बात करेंगे पारा में क्या होगा, डूब जाएगा। पहले बोला पारा में क्या होगा, तैरेगा, और मक्का के तेल में क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो पारे में क्या होगा, तैरेगा, और मक्के के तेल में क्या होगा, डूब जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए कितना इसका बेहतरीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ना है आपको। क्या कह रहा है, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतना ही ध्वनि उच्च होगा। मतलब एम्पलीट्यूड, जब वेव ट्रेवल करता है तो ये जो हाइट होता है इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम। ये जितना हाई होगा उतना ही साउंड लाउडर होता है, सही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड हाई तो साउंड जो होगा उस क्या होगा, लाउडर होगा, ज़्यादा तेज साउंड निकलेगा, ठीक है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। वेव जो है 1 साइकिल 1 सेकेंड में पूरा करता है, मतलब 1 सेकंड में कितना साइकिल वेव पूरा करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। या इसी का मतलब हो गया किसी पॉइंट से 1 सेकंड में कितना बार वेव पास किया उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा तो पिच भी क्या होगा, हाई होगा। याद रखिए पिच भी क्या होगा, हाई। फ्रीक्वेंसी हाई तो पिच भी क्या होगा, हाई होगा। और याद रखिएगा लड़की के केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है हाई होता है, पिच जो होता है हाई होता है। पिच जितना हाई होगा साउंड उतना पतला आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। एम्पलीट्यूड अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग होता है, तो दोनों सही है, लेकिन दोनों जो है सेकंड वाला फर्स्ट वाला का रीजन नहीं है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिली के एक पिचके हुए गुब्बारे लेती है मिली, ठीक है। एक मिली नाम का लड़की है, चाहे लड़का हो जो भी हो, ठीक है। हम लोग को जेंडर पे क्या बात करना, हम लोग को क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो मिली नाम का, ठीक है, एक लड़की है जो पिचके हुए गुब्बारे, ठीक है, एक गुब्बारा लेती है, पिचका हुआ फूला हुआ नहीं, ठीक है। उसे कांच एक बोतल पर क्या करती है, लगा देती है, ठीक है, सिरे पर लगा देती है। वह उस कांच की बोतल को उबले हुए पानी में, गर्म पानी में रख देगी। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है, गुब्बारा थोड़ा फूल जाएगा। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है, ये फूल गया, ठीक है। तो क्यों फूला, देखिए अब यहाँ पे गर्म पानी रखेगा तो हेजन के जो हवा है पहले सिकरा हुआ था, सिकुरा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक दूसरे के नजदीक। जैसे ही इसको गर्मी मिलेगा तो गर्मी बर्दाश्त होगा। हम लोग को जैसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता वैसे इसको भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा, और ये फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा, और फैल कर कुछ हवा इसमें चल जाएगा, और ये बैलून क्या होगा, फूल जाएगा। तो एक हो गया बैलून तो फूल जाएगा। दूसरा ये बैलून फूल क्यों रहा है, क्या है कि यहाँ पे हवा जो है, हवा बढ़ा नहीं है, हवा का जितना अणु था उतना ही है, लेकिन ये अणु जो है फैल गया, प्रसारित हो गया, फैलेगा तभी ना इसमें जाएगा। अगर यही ठंडा पानी रखते तो ये बैलून हुआ, ये लिली का, लिली नहीं मिली, ये मिली का जो बैलून में पिचका था और पिचक जाएगा, और ठंडा पानी में रखेंगे तो और पिचक जाएगा, और हवा इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और अणु जो है नजदीक आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को दो तरीके से भी सोच सकते हैं, इसका उल्टा भी पूछ सकता है। ठंडा पानी में रखेंगे तो क्या होगा, तो बैलून में जितना पिचका था और पिचक जाएगा, मतलब फूला हुआ बैलून भी पिचक जाएगा, समझे, और पिचका हुआ और पिचक जाएगा। काहे कि वहाँ पे हवा ठंडा मिलेगा, यहाँ पे ठंडा है तो हवा क्या हो जाएगा, अंदर का ठंडा हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा। तो गर्म हवा फैलता है और ठंडा हवा एक दूसरे का नजदीक रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा घटती है, गलत बात है, ठंडा होने पर घटती है। गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है, ठीक है। तो गर्मी के कारण जो होता है, जो दाब है आपका वो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन उसको गुब्बारे वाला से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे हम गुब्बारा का बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हवा का बात कर रहे हैं, ठीक है। गर्म होने पर बोतल के अंदर जो हवा है बढ़ जाती है, नहीं, हवा उतना ही रहता है। गर्मी बोतल के अंदर की हवा या वायु को प्रसारित करती है, फैला देती है, सही बात है, मतलब उसका आयतन बढ़ जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो गर्म पानी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हवा जो होगा उसका आयतन बढ़ जाएगा, फैलने लगेगा। और इसका उल्टा ठंडा पानी में रखेंगे तो हवा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, तो बैलून और पिचक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में दो रंगीन घोल M और N के नमूने लिए गए। दो कलरलेस सॉल्यूशन लिया गया, एक M और एक N, ठीक है। और उसमें हल्दी, देखिए कॉले वाला क्वेश्चन में हल्दी वाला हम कराए थे, हल्दी मिलाया जाता है। M टर्म्स येलो, M जो है येलो हो गया, तो हल्दी ऑलरेडी येलो है और उसको मिलाने पर येलो ही रहा, इसका मतलब कल भी बताया था आपको ये एसिड है। और N जो है ब्रिक रेड, ठीक है।
लाल हो गया, क्या हो गया, लाल। तो ये लाल हो जाएगा, इसका मतलब यह क्या है, बेस है। ठीक है, बस इसी से क्लियर हो गया, आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ऑन एडिंग M to N, M को N से मिलाने पर, ठीक है, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। रेड कलर ग्रेजुअली फेड्स मतलब हल्का हो गया। M और N को मिलाते हैं तो कलर जो है वो क्या हो गया, रेड का हल्का हो गया। ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड, क्या कंक्लूड करना है भाई, तो ये हो गया आपका एसिड और N हो गया बेस। तो M हो गया एसिड, कितना गया, और N हो गया बेस, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेट विच इज नॉट ए फूड प्रिजर्वेटिव। देखिए कल भी क्वेश्चन कराते उसमें फूड प्रिजर्वेटिव पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड जो होता है ये प्रिजर्वेटिव होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, साइट्रिक एसिड भी होता है जिसको विनेगर बोलते हैं, विनेगर इसी से बनता है, साइट्रिक एसिड, ये भी हो गया। शुगर आपको कल बताए थे, चीनी हो नमक हो, ये सब क्या होता है, ये सब प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। विटामिन सी भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है, खाना वाना में अगर नींबू मिला देते हो खाना जल्दी खराब नहीं होगा। तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है और शुगर, ये दोनों क्या होगा, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। बट यहाँ पे आयरन ऑक्साइड को क्या लेना देना है भाई, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeO। इसको क्या लेना देना है फूड प्रिजर्वेटिव से, कुछ नहीं। पोटासियम परमैंगनेट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत चुनना था। अब देखिए यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्या आएगा, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव नोट्स में लिख के और ये सबको लिख दीजिए। ये फूड प्रिजर्वेटिव से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको पूछ लेगा, कोई ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीज़ आप सीख के उसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स कंप्राइजेज वन केमिकल चेंज। किसमें केमिकल चेंज है भाई, केमिकल फिजिकल में तो फंसना ही नहीं, एकदम सिंपल होता है। तो देखो इसमें कौन है, तेल का उबलना, बॉयल हो रहा है, कोई भी चीज़ का बॉयल होना फिजिकल चेंज। मग का टूटना फूटना कटना पीटना, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिजिकल चेंज। कागज का जलना बस जलना जहाँ आ गया वो केमिकल चेंज है। ठीक है, समझे। तो यहाँ पे क्या बोला है, केवल रासायनिक परिवर्तन देखना है। तो इसमें 2 हो गया, ये भी क्या हो गया, उबलना, ये फिजिकल हो गया, भौतिक हो गया, तो ये होगा नहीं। अगला है पानी में कॉपर सल्फेट का घुलना। पानी में अगर कॉपर सल्फेट घुल रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका एक क्या हो गया, फिजिकल हो गया। और ध्यान से देखिएगा तो केमिकल है कि कॉपर सल्फेट को जैसे ही पानी में डालिएगा, ठीक है, तो ये टूट जाएगा, Cu+ और SO4+। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल। अगला है भोजन का पचना। भोजन का पचना हम बता चुके हैं केमिकल है। कागज को काटना ये आपका फिजिकल है, तो तीनों तो हुआ नहीं। अगला देखिए अंडे को तोड़ना फिजिकल चेंज। लवण युक्त जल को उबालना, ठीक है, किसी लवण वाला जल उसको उबाल रहे हैं तो उबालना क्या होगा, फिजिकल चेंज। जल में स्याही को मिलाना, कोई चीज़ को मिला रहे हैं वो क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज। अब देखिए पूरा केमिकल चुनना है। लोहे का जंग लगना केमिकल चेंज, कागज का जलना जहाँ आ गया केमिकल चेंज, भोजन का पकाना केमिकल। तो देखिए तीनों केमिकल आ गया। तो इसमें ऐसे स्टेटमेंट को चुनना था जहाँ पे तीनों क्या है, केमिकल है। समझे, तो बस ये सब सिंपल था, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर एक लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाए, लोहा का ब्लेड है उसको डाला जा रहा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीला होता है, ब्लू होता है, और ये ब्लेड है, डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाता है। ठीक है, तो आयरन चिपक जाएगा सल्फेट के साथ और कॉपर को धक्का देके बाहर निकाल देगा, बोलेगा भाग भाई हम तुमसे मजबूत हैं, और कॉपर अलग हो गया। और कॉपर क्या हो जाएगा, नीला नहीं हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा। मतलब यह जो है हरा, ये किस पे परत बना लेगा, ब्लेड पर। लोहे का जो ब्लेड है उस पर एक हरा परत जम जाएगा। तो लोहे के ब्लेड पर, ठीक है, जमा हो जाएगा कौन, तांबा। और तांबा क्या होता है, हरा होता है। अब कह रहा है रीजन इसका बोल रहा है तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता जो होता है अधिक होता है। सही बात है भाई, आयरन जो होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, इसीलिए कॉपर को उसके सॉल्यूशन से बाहर कर देता है। तो अभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो गया। सही बात है। ठीक है, पहला भी सही और दूसरा उसका कारण जो है वो भी सही है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिंक पाउडर इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम जिंक को डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, अब प्लस क्या निकलेगा, हीट। ठीक है, ये तो याद रखना है आपको। तो क्वेश्चन में अब ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। सही बात है। कोई अभिक्रिया नहीं होगा, गलत बात है। प्रखनली में मतलब टेस्ट ट्यूब में ठंडी हो जाएगी, नहीं, गलत बात है, गर्म हो जाएगा। अभिक्रिया क्या होगा, तीव्र होगा। सही बात है। तो कौन कौन सही हो गया, ए और डी। तो ए और डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गर्म रखता है तो गर्म भी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फ्लोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित आपको देखना है।
देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सरल शर्करा में विघटित हो जाता है, गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। सिंपलर शुगर में कौन टूटता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, गेट्स ब्रोकन इनटू ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल में कौन टूटता है? फैट। सी, ब्रेक इनटू सिंपलर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में कौन टूटता है? प्रोटीन। ये याद रखिएगा। तो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा कार्बो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, बी हो जाएगा फैट और सी हो जाएगा प्रोटीन। तो कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव है। अब देखिए पेट्रोल और डीजल को बचाना है तो इसमें कौन सा तरीका है वो आपको बता रही है। ये भी एनसीईआरटी का है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ध्यान रखिएगा, बार बार हम बोलते हैं एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है इसमें। ठीक है, जो सही नहीं है उसका पहचान कीजिए, जो सही नहीं है। तो देखिए जितनी दूरी तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाना चाहिए, सही बात है, आराम आराम से चलाइए तो कम एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से है। देखिए दाब जो होना चाहिए मध्यम नहीं होना चाहिए, जितना उसको चाहिए उतना होना चाहिए। मान लीजिए 30 का जरूरत है, ठीक है, इसका प्रेशर का यूनिट जनरेट करते हैं। अब 30 अगर प्रेशर चाहिए, बाइक में 30-29 रहता है, तो आपको आधा थोड़े रखना, 15-20 थोड़े रखना, 30 के 30 रखना है। तो जितना उसको जरूरत है उतना देना है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अगला है वाहन का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें, सही से उसको रखना उखना है। ठीक है, पेट्रोल डीजल तभी ना बचेगा, या तो ये भी सही है। अगला है लाल बत्ती पर इंजन बंद कर देते, ये तो बहुत सही बात है। तो दूसरा क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो 14 नंबर का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका गलत चुनना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, हालांकि एनसीईआरटी पे सब पॉइंट ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज एग्जाम्पल ऑफ टेप रूट। टेप रूट का कौन एग्जाम्पल है? ठीक है, टेप रूट को हम लोग हिंदी में बोलेंगे मूसला जर। तो मूसला जर और झकड़ा जर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट और टेप रूट। अब यहाँ पे आपको ग्रुप मिला के, मतलब जोड़ा मिला के आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए मक्का और प्याज, मक्का में क्या होता है? मूसला नहीं होता, झकड़ा होता है। तो पहल का आपका क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, और गाजर आलू, फिर देखिए आलू आ गया, आलू में क्या होता है? मूसला होता है, गाजर में मूसला नहीं होता। अगला देखिए सलजम और टेपियोका, ये दोनों मिल गया। सलजम में भी मूसला जर होता है और टेपियोका में भी मूसला जर होता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, आलू में तो होता ही नहीं, ऊपर छाड़ दिए। आलू में क्या होता है? झकड़ा होता है। मक्का में क्या होता है? झकड़ा होता है। ठीक है, समझे? तो याद रखना है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सलजम और टेपियोका। ये भी आपका क्लास 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में स्टार्च मंड जो होता है की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? मंड बनता है, स्टार्च बनता है, मतलब खाना पकता है फोटोसिंथेसिस द्वारा। और वो खाना किसके रूप में पत्ता में रहता है? स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में रहता है। सही बात है। अगला है इसका कारण बोला है प्रकाश संश्लेषण में, जो प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन बनता है वो बदल जाता है मंड में? नहीं, गलत बात। ऑक्सीजन थोड़ा बदलता है। जो खाना बनता है, फूड खाना बनाता है कौन? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यही बदल जाता है किसमें? किसके फॉर्म में? मंड के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन थोड़े रहता है। खाना जो बनता है, खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। तो यह स्टार्च जो होता है वो जमा होता है, तो ये ऑक्सीजन से नहीं बनता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च मतलब मंड में परिवर्तित हो जाता है? नहीं, ऑक्सीजन परिवर्तित नहीं होता है। कौन परिवर्तित होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है स्टार्च। ठीक है, तो खाना जो बनता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में और रहता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। कौन ट्रू है बताना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है मस्टर्ड, रोज एंड पिटोनिया हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब, ठीक है, वो जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी होते हैं। तो बोल रहा है जो सरसों जो होता है, गुलाब जो होता है और पिटूनिया जो होता है वो एक लिंगी फूल होता है। ठीक है, गलत बात है। दूसरा है मक्का, पपीता और खीरे के फूल जो होता है अभय लिंगी मतलब द्विलिंगी होता है। गलत बात है। ठीक है, ये क्या होता है? एक लिंगी, और ऊपर वाला क्या होता है? द्विलिंगी। अगला है मादा युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। फीमेल गैमेट जो होता है वो ओव्यूल में बनता है। सही बात है। अगला है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रोस इनटू सीड। ओवरी जो होता है सीड में बदल जाता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो कौन स्टेटमेंट आपका सही है? ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये भी आपका क्लास 6 का ही है। ठीक है,
क्लास 6 में जो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ाए थे उसी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल सी। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। यहाँ पे इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को उल्टा बोल दिया है, तो दोनों गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है। तो देख मैच कराना तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे मैच कराना, तो मैच कराइए तो पहले सबसे पहले उसको पकड़िए जो आप कन्फर्म है एकदम। ठीक है, अब पोलियो जो होता है भाई वायरस से होता है, क्लियर है? तो पोलियो का हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। तो बी का 1, अब बी का 1 पकड़ लीजिए। देखिए एक के लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा देखने जोड़ते नहीं है, समझे? तो इससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है, 3 को नहीं जाने फिर भी 1 से आपका आंसर आ गया, समझे? तो दिमाग हमेशा लगाते रहना है, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पहले बता दे रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन में आप कितना टैलेंट है, जरूरी नहीं कि आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाइएगा। सबका स्ट्रेटजी होता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। देखिए एक से हम पकड़ लिए कि नहीं, दूसरा से भी आप मिला लीजिए। मलेरिया जो होता है किससे होता है? प्रोटोजुआ से होता है, परजीवाणु से होता है, इंग्लिश में प्रोटोजुआ बोलते हैं। तो सी का हो जाएगा 4। देखिए सी का 4 हो गया। ठीक है, 2 को 100 हो गया। अब देख लीजिए जो बच गया, ये जो गेहूं का रस्ट है, बहुत सारे पौधा में भी बीमारी होता है, वो किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। तो इसका ये हो जाएगा, एक ही से आपका आंसर हो गया। और ये जो बच गया साइट्रस विकार, साइट्रस कैंकर, ये जो होता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान करना है। ठीक है, पौधों में जल और पोषक के परिवहन के लिए संवहन ऊतक है। कौन सा संवहन ऊतक जो है? जल और पोषक, जल और न्यूट्रिएंट्स को कौन ढोता है भाई? सिंपल क्वेश्चन है, जाइलम। और खाना वाना कौन ले जाता है? पौधों में भोजन कौन पहुंचाता है? फाइलम। ठीक है, और पत्तों की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? जाइलम, फाइलम और स्टोमाटा, ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, किसके बारे में? प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो कहता है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, हाँ दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। सेल वाल इज एब्सेंट इन प्लांट। देखो सेल वाल तो प्लांट में होता है, अब बोला एब्सेंट, कितना बार का ये मतलब गलत बात हो गया। और प्रेजेंट इन एनिमल से तो गलत हो गया, अब गलत पहचानना है, तो ऐसे ही 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, सही बात है, प्लास्टिड और सेल वाल केवल प्लांट में प्रेजेंट होता है। अगला है साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्रोटोप्लाज्म दोनों में होता है। ठीक है, वैक्यूल्स में, प्लांट में वैक्यूल्स बड़ा होता है और एनिमल में वैक्यूल्स छोटा होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़िएगा एनसीईआरटी, तब आपको समझ में और आएगा। तो यहाँ पे 20 का सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 फरवरी 2023 का जो पेपर 2 हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों आपसे बस यही गुजारिश है, वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो करते नहीं है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम भी आपसे इनकरेज हो सके, मोटिवेट हो सके और आपके लिए डेली एक वीडियो लाने के लिए हम मजबूर हो सके। ठीक है, आप जितने मोटिवेट कीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा कमेंट वमेंट कीजिए, जो सर ठीक पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, जो कमी है उसको भी लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम कोई परफेक्ट आदमी तो है नहीं, तो जो कमी बेसी होगा उसको भी हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरह आप बेस बनाइए। और एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए थे 6, 7, 8, उसको पढ़िए, उसको जानिए, जो दिक्कत है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितना हो सकेगा हम आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, और मेरा भी तैयारी जारी है 6 to 8 और 9, 10 देखते हैं क्या होता है, लेकिन तैयारी तो करना ही है, तो तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ जितना हो सकता है आपके लिए वीडियो भी बना देते हैं, ताकि आपका सीटेट पेपर आसानी से निकल जाए। ठीक है, और आपका भी भला और मेरा भी भला। ठीक है, तो कम से कम चांस मिलेगा तो आदमी का थोड़ा एनर्जी बना रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।